हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी क्लास। वो क्लास क्या है कि जो हमारे जनरल एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहे थे, उसकी क्लास है हमारी 15 क्लास होने वाली है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए, आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। देखो, ये जो क्वेश्चंस लाता हूं ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिशन्स वाला स्टूडेंट है, चाहे आपकी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे एएफओ का कर रहा हो। देखो, एएफओ का जनवरी में एग्जाम भी है, तो एएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और जो आपके अभी एनएस के नेशनल सीड कारपोरेशन के भी हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग के भी पेपर होने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए जरूर चलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो कोई दूसरा आपका यार दोस्त भी देख लेगा तो उसका भी भला हो जाएगा और उसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमूल फाउंडेशन ईयर। अमूल सॉरी, अमूल स्थापना वर्ष है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, अमूल स्थापना वर्ष है। क्या 16 अक्टूबर 1945 है, या 14 दिसंबर 1946 है, या 16 जुलाई 1965 है, या नन इनमें से कोई नहीं? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अमूल के बारे में। ठीक है, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अमूल के बारे में। ठीक है, तो अमूल जो शब्द है हमारा, जो अमूल शब्द है वह संस्कृत भाषा के अमूल्य से बना हुआ शब्द है। जो अमूल शब्द है हमारा संस्कृत भाषा के अमूल्य शब्द से बना हुआ शब्द है। ठीक है, अब अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। तो अमूल का हमारा जो फुल फॉर्म है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, जो कहां पर स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की। तो जो हमारा अमूल है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या फाउंडेशन ईयर 14 दिसंबर 1946 है। क्या है? 14 दिसंबर 1946 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। और अमूल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो अमूल है हमारा, अमूल सोसाइटी है, वह हमारे देश की ही नहीं जबकि विश्व की सबसे बड़ी मिल्क सोसाइटी है। अमूल क्या है? अमूल जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, यह हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की मिल्क की सबसे बड़ी सोसाइटी है। तो अमूल शब्द कहां से आया है? अमूल शब्द संस्कृत भाषा के अमूल्य से बना है। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। कहां पर स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो 14 दिसंबर 1946 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 16 जुलाई 1965 दिया है। तो 16 जुलाई 1965 क्या है? तो इसमें भी एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्या हुआ था? एनडीडीबी। ये एनडीडीबी क्या है सर? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एन डी एनडीडीबी फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को हुई थी। यह कहां पर स्थित है? यह आनंद, गुजरात में ही स्थित है। जहां पर हमारा अमूल्य अमूल्य स्थित है वहीं पर ही हमारा क्या स्थित है? आनंद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ
था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। देखो अभी जो हमारे एमपी में एक एग्जाम हुआ था, अभी एमपी में हमारे कुछ जुलाई के टाइम पे एग्जाम हुआ था किसका? RAEO का, ठीक है। RAEO का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस बने थे। कितने बने थे? इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस मिले थे। आरईओ का जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी जुलाई में, जुलाई के टाइम पे ही हुआ था शायद, ठीक है। तो उसमें इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे देखो, डिस्कस करते हैं। तो इसको क्वेश्चंस को स्टार बना के लिख लेना। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NARP, ठीक है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र NARP के अनुसार हैं। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वह NARP के अनुसार कितने हैं? क्या 15 हैं? दूसरा बी, क्या 129 हैं? सी, क्या 20 हैं? डी, क्या 127 हैं? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखो एक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम 15 की, ठीक है। तो यदि आपसे जनरल सा क्वेश्चंस पूछता है वहां कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, आपसे यदि यह क्वेश्चंस पूछा जाए कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो हमारे 15 हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो 15 हैं। या आपसे पूछा जाए प्लानिंग कमीशन के आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो 15 हैं। बात करते हैं 129 की, ठीक है। तो देखो 129 में जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके अनुसार? NARP के अनुसार। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वह NARP के अनुसार पहले कितने थे? 127 थे। लेकिन अब कितने हो गए हैं? इसमें प्लस हो गया है 2, तो अब हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए हैं 129। कितने हो गए हैं? 129 हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। अभी भी कुछ बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर एग्रो क्लाइमेटिक जोन NARP के अनुसार कितने हैं? 127 हैं, जो पूर्णतः गलत है। क्योंकि अब कितने हो गए हैं? इसमें 2 प्लस हो गए हैं। तो अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे 129 हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। अब बात कर लेते हैं 20 बचा हुआ है, तो ये क्या है? तो यह है हमारा क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। क्या है? यह क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन यदि आपसे पूछता है तो कितने हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे कितने हैं? 20 है, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 है। यही इससे हमारे दो क्वेश्चंस बने थे। किससे? एग्रो इकोलॉजिकल जोन से, जो हमारे MPRAUO में पूछे गए थे। किसमें? MPRAEO में, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चंस बने थे। किससे पूछे गए थे? एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और, इन पॉइंटों को नोट कर लेना अच्छे से। यदि क्वेश्चन यहां से बनता है क्लाइमेटिक जोन से, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और नोट कर लेना, सॉइल क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? कितने? सॉइल आपके यहां सॉइल क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो सॉइल क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 64 हैं। कितने? 64 हैं। यह किसने दिए थे? ICR ने दिए थे।
किसने दिए थे? आईसीएआर ने दिए थे। कब दिया था? 1964 में दिया था। कब दिया था? 1964 में दिया था। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि सॉइल क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो सॉइल क्लाइमेटिक जोन 64 हैं। कब किसने दिया था? तो आईसीआर ने दिया था। कब दिया था? 1964 में दिया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? आप मुझे बताओ कि आपके एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो आपके एमपी में जो हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 11 हैं। जो कितने हैं? 11 है। हमारे एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? हमारे एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 11 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कहीं एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? फाउलिंग क्रॉप्स इज दूषण वाली फसल है। ठीक है, तो फाउलिंग क्रॉप्स क्या है? दूषण वाली फसल है। क्या डायरेक्ट सीडेड अपलाइंड राइस है, या दूसरा पल्सेस क्रॉप है, या तीसरा शुगर केन मेज है, या ऑल ऑफ दीज सभी है? पहले तो हम बात कर लेते हैं फाउलिंग क्रॉप्स होती क्या है। तो पहले आप बताओ मुझे फाउल क्या होता है? जो फाउल है यह क्या होता है? आपके साथ क्या कभी हुआ है कि आप सफर में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपका मोबाइल गिर गया हो? यदि आपका मोबाइल गिर गया है तो वह भी क्या है? एक फॉल है। यदि मोबाइल गिरा तो उससे आपको किसी ना किसी तरह से तो नुकसान हुआ ना? यस या नो? ठीक है, तो नुकसान हुआ देखो, ठीक है। यदि आप देखो कुछ बच्चों को मतलब ये है कि कुछ बच्चों को लगा होगा कि खुशी मिली होगी, कैसे? क्योंकि सर वो तो मेरा मोबाइल पुराना था, वो गिर गया तो मेरे घर वालों ने नया मोबाइल ले दिला दिया। तो ऐसा नहीं है। देखो फॉलिंग क्रॉप्स का मतलब यह है कि फाउल का मतलब गिर जाना, ठीक है? तो ऐसे ही आपकी ऐसा कुछ चीजें जो गिर गई तो आपको क्या हो गया? उससे नुकसान ही होने वाला है, ठीक है? आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल आपसे गिर गई तो वह भी आपका फॉल है। आप कबड्डी खेल रहे हैं, तो कबड्डी खेलते समय आप गिर गए तो वह भी क्या है? एक फॉल है, ठीक है? तो अब बात करते हैं फॉलिंग क्रॉप की। तो फॉलिंग क्रॉप होती क्या है? तो ऐसी क्रॉप जो अपने साथ खरपतवारों को ग्रो होने देती है और अपने साथ खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, ऐसी क्रॉप को ही हम क्या कहते हैं? फॉलिंग क्रॉप कहते हैं। क्या समझ में आया? नहीं? देखो फाउलिंग क्रॉप क्या होता है? ऐसी क्रॉप जो अपने साथ खरपतवारों को उगने देती है, वृद्धि करने देती है, उसी ही हम क्या कहते हैं? फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फाउलिंग क्रॉप का एग्जांपल्स है? क्या डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस है, या पल्सेस क्रॉप है, या शुगर केन मेज है? देखो एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है? चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखो ऑल ऑफ दीज तो होने वाला नहीं है। देखो शुगर केन मेज एक शुगर बीट लिख लेना, ठीक है? शुगर बीट लिख लेना। ये क्या है? ये है हमारी एनर्जी क्रॉप। यह क्या है? यह है हमारी एनर्जी क्रॉप। क्या है? यह है हमारी एनर्जी क्रॉप। अब आप कहोगे कि सर एनर्जी क्रॉप क्या होती है? यह हमें एनर्जी कैसे देती है? तो देखो एनर्जी क्रॉप का मतलब है कि ऐसी फसलें जिनसे हमें अल्कोहल या इथेनॉल प्राप्त होता है, जिनसे हम अल्कोहल या इथेनॉल का उपयोग किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। चाहे वाहन में हो, चाहे आपका जलाने के रूप में हो, उसी ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप कहते हैं। तो एनर्जी क्रॉप क्या होती है? देखो ऐसी क्रॉप जिससे हमें अल्कोहल या इथेनॉल प्राप्त होता है, जिसका यूज हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप कहते हैं। तो एनर्जी क्रॉप के एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं? जैसे शुगर केन है, मेज है, शुगर बीट है, और पोटैटो ले लो आपका, ठीक है? एक जेट्रोफा प्लांट होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है? ईंधन प्राप्त होता
है, ठीक है? तो यह हमारी क्या हो गए? यह हमारी एनर्जी क्रॉप होती है। अब बात करते हैं पल्स क्रॉप की। तो ये पल्स क्रॉप क्या है? यह हमारी रिस्टोरेटिव क्रॉप होती हैं। यह क्या होती है हमारी रिस्टोरेटिव क्रॉप्स या रिस्टोरेटिव क्रॉप्स या कवर क्रॉप्स होती हैं। क्या होती हैं? कवर क्रॉप्स होती हैं। अब ये रिस्टोरेटिव क्रॉप्स या कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? जिससे रिस्टोरेटिव क्रॉप को हिंदी में बलवर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलवर्धक बोलते हैं। बलवर्धक फसल। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं बलवर्धक फसल। अब रिस्टोरेटिव क्रॉप या कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? तो बात करें हम रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की, तो ऐसी फसलें जो सॉइल में क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट को फिक्स करने का काम करती हैं, अर्थात सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। आपने देखा होगा पल्सों में जो पल्स क्रॉप होती हैं, जैसे चना, मटर, मैसूर कोई भी हो, ठीक है? उसमें उसकी नोडुल्स जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो यह क्रॉप क्या करती हैं? जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। अब कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो क्या कर लेती हैं? सॉइल को कवर कर लेती हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल इरोजन कम होता है या सॉइल इरोजन को कम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कवर क्रॉप्स कहते हैं। तो जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती हैं वह क्या होती हैं? एक रिस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं या कवर क्रॉप्स होती हैं। तो यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस। क्या होता है ये? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। आपने देखा होगा यदि आप राइस को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं? पडलिंग करके राइस को लगाते हैं, तो उसमें सबसे कम मात्रा में खरपतवार ग्रो होते हैं या होते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन यदि आप डायरेक्ट डायरेक्ट खेत बनाया, उसमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, तो फसल के साथ खरपतवार अधिक मात्रा में ग्रो हो जाते हैं और फसल के साथ साथ वृद्धि करते हैं। उसी ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सीडिंग अपलाइंड राइस या फॉलिंग क्रॉप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का एग्जांपल्स क्या है? इस क्वेश्चंस का एग्जांपल्स है हमारा ए। यदि हम डायरेक्ट रूप से सीड राइस की सोइंग करते हैं, जिससे क्या होता है? अधिक मात्रा में खरपतवार उसके साथ ग्रो हो जाते हैं। तो यह हो गई एक फॉलिंग क्रॉप्स। तो इस क्रॉप का एग्जांपल्स क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, देखो ये क्वेश्चंस लॉन्ग था, ठीक है? तो इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं लिख पाया, ठीक है? तो जो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। राइस क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन द ग्रेन्स है। जो राइस फसल है, चावल है, उसको हार्वेस्टिंग टाइम पे उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा चावल है या राइस है, उसमें हार्वेस्टिंग टाइम पे उसमें कितना परसेंट नमी होना चाहिए कि उस फसल को हम हार्वेस्ट कर सकें? क्या ए 12% होना चाहिए? क्या बी 14% होना चाहिए? क्या सी 16% होना चाहिए? क्या डी 20% होना चाहिए? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ए है, बी है, सी है या डी होने वाला है? देखो, तो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट लिख रहा हूं, उन पॉइंटों को जरूर नोट कर लेना, ठीक है? यदि देखो किसी क्रॉप का यदि स्टोरेज करते हैं, तो उसमें 10 से 12% मॉइस्चर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 12% नमी होना चाहिए। क्या करते हैं? यदि किसी क्रॉप की हम स्टोरेज करते हैं, तो उसमें नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। ये पहला पॉइंट, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। जो मोस्टली ऑफ सीरियल क्रॉप होती हैं, मोस्ट सीरियल क्रॉप होती हैं,
ठीक है? जो मोस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप होती हैं, उनमें हार्वेस्टिंग टाइम पे कितना 18 से 25% नमी नमी पर उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। कितना होना चाहिए नमी? 18 से यदि 25% है, तो उस समय सीरियल वाली फसलों को हमें क्या कर लेना चाहिए? हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है? देखते हैं अगला तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन-सा है? तीसरा है हमारा मोस्ट ऑफ पल्सेस। तीसरा क्या है हमारा? मोस्ट ऑफ पल्सेस। ठीक है? जो मोस्ट ऑफ पल्सेस अधिकांशतः आपकी दलहनी फसलें होती हैं, उसमें कितना होना चाहिए मॉइस्चर? यदि 20 से 25% नमी है, तो उस समय इसको क्या कर लेना चाहिए? क्रॉप को हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। देखो, मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला, यदि किसी क्रॉप की स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। यदि मोस्ट ऑफ सीरियल अधिकांशतः जो अनाज वाली फसलें हैं, उनमें हार्वेस्टिंग टाइम पे कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 18 से 25% होना चाहिए। यदि इतना है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, मोस्ट ऑफ पल्सेस अधिकांशतः जो आपकी दलहनी फसलें हैं, यदि उसमें नमी 20 से 25% है, तो उस समय उस क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं? हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है सीरियल मतलब राइस के बारे में, तो राइस में कितना नमी होना चाहिए तो उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? 18 से 25%। क्या 12% है? नहीं है। क्या 14% है? नहीं है। क्या 16% है? नहीं है। तो 20 क्या है? 20 उसके एवरेज में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखो, जो भी क्वेश्चंस लाता हूं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा है, इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर नोट करते हुए चले। ठीक है? जब आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, तो यदि आप एक बार एक इन क्वेश्चनों को देख के जाते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इसमें भी ऐसी दिक्कत थी, जो था कि इंग्लिश लिख रहा था तो इसमें पूरे में आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ओनली इसमें हिंदी को लिखा हुआ है। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे कर लेना रिफ्रैक्टोमीटर। क्या कर लेना? यहाँ पे कर लेना रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है? देखते हैं, गन्ना में परिपक्वता आसानी से हाथ रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा निर्धारित की जा सकती है जब इसकी रीडिंग होती है। जो हमारा रिफ्रैक्टोमीटर होता है, वो क्या करता है? हमारे टीएसएस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करते हैं? टीएसएस जो रिफ्रैक्टोमीटर है, इसका यूज क्या करते हैं? टीएसएस, टोटल सोलूबल सॉलिड। टोटल सोलूबल सॉलिड, कुल विलेय ठोस को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि जो हमारा शुगर केन है, गन्ना है, उसमें कितने परसेंट टीएसएस होने पर हमें उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? क्या 10 से 15% होने पर, टीएसएस होने पर उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, या 17 से 18% टीएसएस होने पर उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, या 20 से 25% होने पर हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, या 25 से 28% होने पर उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? तो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज कहां करते हैं? टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है? तो जो गन्ना है, गन्ना में हमारा कितना परसेंट टीएसएस होना चाहिए? 17 से 18% यदि टीएसएस है, तो उसे क्या कर लेना चाहिए? हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है? देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 'अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 'क्वेश्चन 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 क्या है, 'क्वेश्चन
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा फीडिंग हैबिट ऑफ गोट। बकरी को खिलाने की आदत है। जो हमारी बकरी है उसको खिलाने की आदत है। फीडिंग हैबिट ऑफ गोट। देखो तो क्या ब्रोजिंग है, क्या ग्रेजिंग है, क्या स्टॉल फीडिंग है, या ऑल ऑफ दीज। जो हमारी बकरी है उसको कैसे खाने की आदत होती है या बकरी को खिलाने की आदत है, क्या ब्रोजिंग है, क्या ग्रेजिंग है, क्या स्टॉल फीडिंग है, या ऑल ऑफ दीज, या सभी होने वाला है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो देखो बात करते हैं हम पहले स्टॉल फीडिंग से। ठीक है, तो स्टॉल फीडिंग क्या होती है? ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम जो आहार है, हमारा चारा है, उसको क्या करते हैं एक स्थान पर रखकर, देखा होगा गांव में आप क्या करते हैं, एक चरही बनाते हैं या हौदी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं एक जगह बांधकर जब पशु को खाना खिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉल फीडिंग कहते हैं। जो गाय भैंस होती है उसको किस तरह का खाना खिलाते हैं, स्टॉल फीडिंग करवाते हैं। देखा होगा आपने, जो गाय भैंस है उसको एक जगह पर बांध देते हैं और उसके वहीं पे चारा डाल देते हैं और वहीं पे क्या करती रहती है, खाना खाती रहती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉल फीडिंग कहते हैं। यह किसमें देखने को मिलता है, गाय और भैंस में देखने को मिलता है। किसमें, गाय और भैंस में। समझ में आया? ठीक है, यह किसमें देखने को मिलता है, गाय और भैंस में देखने को मिलता है। स्टॉल फीडिंग क्या होती है, जब एक स्थान पर बांधकर गाय को भूसा या चारा पशुओं को खिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉल फीडिंग कहते हैं। यह किसमें अधिकतर किया जाता है, गाय और भैंस में किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेजिंग की। तो ग्रेजिंग क्या होता है, ऐसे पशु जो अपनी हाइट से नीचे होकर खाना पसंद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं। आपने देखा होगा किसको, भेड़ को। किसको, भेड़ को। वो क्या करता है, अपने से नीचे होकर हमेशा सर नीचे करके चारा को खाता है या पत्तियों को खाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं। ऐसे पशु जो अपनी हाइट से नीचे होकर या सर नीचे करके खाना खाना पसंद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजिंग किस में देखने को मिलती है, भेड़ में देखने को मिलती है। भेड़ को आपने देखा होगा नीचे को सर कर लेता है और खाता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोजिंग की। तो जो बकरी को खाने की आदत होती है वह क्या होती है, ब्रोजिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब ब्रोजिंग होता क्या है, ऐसे पशु जो अपनी हाइट से ऊपर खाना खाना पसंद करते हैं। देखा होगा आपने बकरी को क्या करती है, यदि बाबूल का पेड़ लगा है, करौंदे का पेड़ लगा है, किसी का भी पेड़ हो, उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसको पत्ती खाती है, तो उसी ही हम क्या कहते हैं, ब्रोजिंग कहते हैं। ऐसे पशु जो अपनी हाइट से ऊपर होकर क्या खाना खाना पसंद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोजिंग कहते हैं। ब्रोजिंग किस में देखने को मिलती है, आपकी गोट में देखने को मिलती है। किसमें, गोट यानी बकरी में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिट्रस कैंकर ऑफ लेमन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इन इंडिया। जो सिट्रस कैंकर है, जो नींबू में एक डिसीज होती है, कौन सी, सिट्रस कैंकर, वह कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो सिट्रस कैंकर है किसका, नींबू का जो हमारा सिट्रस कैंकर है वह कहां से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, क्या यूएसए से हुआ था, बी क्या इटली से हुआ था, सी क्या चाइना से हुआ था, डी क्या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है।
ठीक है? तो जब तक आप क्वेश्चन का आंसर बताओ, जब तक सिट्रस कैंकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिट्रस कैंकर कैसा डिसीज़ है? तो यह एक क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। सिट्रस कैंकर नींबू का सबसे खतरनाक डिसीज़ है, ठीक है? सबसे क्या है? सबसे खतरनाक डिसीज़ है। यह किसके कारण होता है? बैक्टीरियल डिसीज़ होता है। इसका बैक्टीरियल डिसीज़ का कॉज़ल ऑर्गेनिज़्म क्या होता है? तो ज़ैंथोमोनास सेट्राई के कारण होता है। सिट्रस कैंकर नींबू का सबसे खतरनाक डिसीज़ है। यह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका कॉज़ल ऑर्गेनिज़्म क्या होता है? ज़ैंथोमोनास सेट्राई होता है, ठीक है? ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यह है सिट्रस कैंकर जो नींबू का है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वह हमारा यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब भारत में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो भारत में देहरादून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देहरादून में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में हुआ था। देखो यदि विश्व की बात करें तो यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारा सिट्रस कैंकर है भारत में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो यूएसए से हुआ था। यूएसए से हुआ था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो गया ए। लेकिन इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इंडिया में हमारा कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? देहरादून में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में हुआ था। सिट्रस कैंकर कैसा डिसीज है? एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो अब मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, फिर एक धांसू क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कुछ लिंकें दी हुई हैं। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।